साथियों कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं साथियों आप लोग मस्त और ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। साथियों आज का जो हमारा टॉपिक है वो झारखंड पुलिस कांस्टेबल में जो जी के जी पूछा जाता है उसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 18 है। साथियों इसके पहले हमने आप लोगों के लिए 17 ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवा चुके हैं, तो आप लोग जाके वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी को जांच सकते हैं और लास्ट में कमेंट करके बता सकते हैं कि आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं हर प्रैक्टिस सेट से। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी किए हुए। साथियों पहला क्वेश्चन है, मेगुडी मंदिर किस वर्तमान राज्य में स्थित है? केरल, कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु। तो किस राज्य में स्थित है मेगुडी मंदिर? तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है कर्नाटक राज्य में। ठीक है, कर्नाटक में मेगुडी मंदिर स्थित है। देखिए मेगुडी या मेगुती मंदिर कर्नाटक के बागलकोट जिले में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण 634 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय के मंत्री ने करवाया था। चालुक्य वास्तु शैली में निर्मित यह एक महत्वपूर्ण जैन मंदिर है। ठीक है, तो कर्नाटक राज्य के बागलकोट जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, ताजमहल को संगमरमर में स्वप्न अ ड्रीम इन मार्बल कहा जाता है। इस किस स्मारक को पत्थर में स्वप्न कहा जाता है? रंगमहल, पंचमहल, लाल किला या बहाई मंदिर। तो किस स्मारक को पत्थर में स्वप्न कहा जाता है? तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है पंचमहल। ठीक है, पंचमहल आपका राइट आंसर होगा। देखिए पंचमहल का निर्माण मुगल बादशाह अकबर द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? मुगल बादशाह अकबर द्वारा। यह इमारत फतेहपुर सीकरी किले की सबसे ऊंची इमारत है। मुगल बादशाह अकबर के इस निर्माण कार्य में बौद्ध विहारों एवं हिंदू धर्म का प्रभाव स्पष्टतः दिखाई पड़ता है। पंचमहल को पत्थर में स्वप्न नामक उपनाम से संबोधित किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। महात्मा गांधी ने किसको दीनबंधु की उपाधि दी थी? अब्दुल गफ्फार खान, पहला ऑप्शन कर लीजिएगा, ए अब्दुल गफ्फार खान, CF एंड्रूज, राजेंद्र प्रसाद, रविंद्रनाथ टैगोर। तो किसको महात्मा गांधी ने दीनबंधु की उपाधि दी थी? तो CF एंड्रूज आपका राइट आंसर होगा। CF एंड्रूज को महात्मा गांधी ने दीनबंधु की उपाधि दी थी। ठीक है, महात्मा गांधी ने CF एंड्रूज को दीनबंधु की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है, वर्साय की संधि किस वर्ष में हस्ताक्षरित हुई थी? 1933 में, 1919 में, 1940 में या फिर 1921 में। तो वर्साय की संधि किस वर्ष में हस्ताक्षरित हुई थी? तो साथियों आपका जो राइट आंसर है वो है 1919 में। ठीक है, 1919 आपका राइट आंसर होगा। वर्साय की संधि 28 जून 1919 को हस्ताक्षरित हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में विधानसभा के गठन का प्रावधान है? 165, 168, 163 या फिर 167। तो किस अनुच्छेद में राज्य में विधानसभा के गठन का प्रावधान है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है 168, अनुच्छेद 168 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 में राज्य में विधानसभा के गठन का प्रावधान है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 में राज्य में विधानसभा के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्य विधानमंडल का गठन विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल को मिलाकर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधन से संबंधित है? भाग 15, भाग 10, भाग 8 या भाग 20। कौन से भाग संविधान संशोधन से संबंधित है? तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है भाग 20। ठीक है, भाग 20 में संविधान संशोधन से संबंधित है। देखिए संविधान का जो भाग 20 है संविधान संशोधन से संबंधित है। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन से संबंधित प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तसोकर आर्द्रभूमि को दिसंबर 2020 में रामसर स्थल में शामिल किया गया है। यह निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? केरल में, लक्षद्वीप में, गोवा में या फिर लद्दाख में। तो कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जहां पे तसोकर आर्द्रभूमि को दिसंबर 2020 में रामसर स्थल में माने रामसर साइट में शामिल किया गया है? तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है लद्दाख। ठीक है, लद्दाख आपका राइट आंसर होगा।
देखिए थोड़ा सा डिटेल। 17 नवंबर 2020 को लद्दाख के तसोकर आर्द्रभूमि क्षेत्र को भारत के 42वें रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया। तसोकर का अर्थ सफ़ेद झील है। क्या है? सफ़ेद झील। इस क्षेत्र में मौजूद अत्यधिक खारे पानी के वाष्पीकरण के कारण किनारों पर सफ़ेद नमक की पपड़ी पाई जाती है, इसीलिए इसे तसोकर कहते हैं या फिर सफ़ेद झील कहते हैं दूसरे नाम से। ठीक है, तो इसे 17 नवंबर 2020 को लद्दाख के माने जो रामसर साइट है उसमें 42वां रामसर साइट स्थल में शामिल किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी गुजरात राज्य में अरब सागर के कैम्बे की खाड़ी यानी खंभात की खाड़ी में गिरती है? कृष्णा, ताप्ती, गोदावरी या फिर कावेरी? तो कौन सी नदी है जो अरब सागर की जो खंभात की खाड़ी है वहाँ गिरती है? कौन सी नदी है? तो आपका जो राइट आंसर है वो है ताप्ती नदी। ठीक है, ताप्ती नदी गुजरात राज्य में जो अरब सागर की कैम्बे की खाड़ी है, जिसे हम खंभात की खाड़ी भी कहते हैं, वहाँ पर गिरती है। ठीक है, देखिए ताप्ती नदी का जो उद्गम है वो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में स्थित मुल्ताई नामक स्थान से होता है। ठीक है, यह मुल्ताई से निकलकर सतपुड़ा के पर्वत प्रक्षेपों के मध्य से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हुई गुजरात स्थित खंभात की खाड़ी या अरब सागर में गिरती है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, द्रव में दाब का मान प्राप्त करने के लिए प्रणोद, जिसे थ्रस्ट भी कहते हैं, को किससे विभाजित किया जाता है? आयतन, घनत्व, क्षेत्रफल, द्रव्यमान? तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल आपका राइट आंसर होगा। देखिए, किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर कार्यरत जो बल होता है को दाब कहते हैं या प्रणोद। ठीक है, कार्यरत बल या फिर प्रणोद को दाब कहते हैं। अतः दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है। ठीक है, दाब जो बराबर होता है वो बल बटे क्षेत्रफल होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो अतः स्पष्ट है कि दाब प्राप्त करने के लिए प्रणोद को क्षेत्रफल से विभाजित किया जाता है। दाब का जो एसआई मात्रक होता है वो न्यूटन प्रति मीटर होता है या पास्कल भी कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मेंडलीव अपनी आवर्त सारणी को सही स्थिति में प्रदान नहीं कर सकता। तो नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन? तो मेंडलीव अपनी आवर्त सारणी में हाइड्रोजन माने कौन सा तत्व है को सही स्थिति में प्रदान नहीं कर सकता। तो कौन सा आंसर सही होगा बताइए? तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है हाइड्रोजन। ठीक है, मेंडलीव अपनी आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को सही स्थिति में प्रदान नहीं कर सकता। देखिए थोड़ा सा डिटेल समझाते हैं। मेंडलीव अपनी आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को सही स्थिति में नहीं रख सके थे क्योंकि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर H आयनिक रूप में आकर क्षारीय धातुओं Na या पोटेशियम आदि के समान व्यवहार प्रदर्शित करता है। ठीक है, और साथ ही यह एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके H- आयन, ठीक है, यहाँ पे H+ आयन कर लीजिएगा और यहाँ पे H-। ठीक है, तो जैसे सोडियम Na+ होता है उसी तरीके से हाइड्रोजन आयन यहाँ पॉजिटिव, क्योंकि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर H+ आयनिक रूप में आकर क्षारीय धातुओं Na+ या K+ आदि के रूप में समान व्यवहार प्रदर्शित करता है, और साथ ही यह एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके H- माने आयनिक अवस्था प्रदर्शित करके हेलोजनों माने क्लोरीन, फ्लोरीन होता नहीं, क्लोरीन माइनस में होता है, फ्लोरीन आदि की तरह भी व्यवहार प्रदर्शित कर सकता है। ठीक है, तो कौन सा तत्व था? वो हाइड्रोजन था जो मेंडलीव अपनी आवर्त सारणी में स्थिति में नहीं रख सके। ठीक है, अगला प्रश्न है, हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? थायरॉक्सिन, गैस्ट्रिन, ग्लाइकोजन, डोपामाइन? क्या है? तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है थायरॉक्सिन। ठीक है, थायरॉक्सिन आपका राइट आंसर होगा, जो हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन्स है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। इसके उपापचयी प्रभाव के कारण आंत में पाचन, उत्पादों का अवशोषण, हृदय स्पंदन की दर, कोशिकाओं में एंजाइमों एवं अन्य प्रोटीन्स का संश्लेषण, यकृत कोशिकाओं में ग्लाइकोजन तथा प्रोटीन से ग्लूकोज एवं कैरोटीन्स से विटामिन ए का संश्लेषण बढ़ जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जो जीवाणु प्रकाश का उपयोग कर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं उन्हें के रूप में जाना जाता है? उन्हें किस रूप में जाना जाता है जो जीवाणु प्रकाश का उपयोग करके ऊर्जा उत्पन्न करते हैं? कीमोलिथोट्रॉप्स या फिर ओलिगोट्रॉप्स,
बैक्टीरिया या फोटो ऑटोट्रॉफ्स। तो उन्हें किस रूप में जाना जाता है? तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है फोटो ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, फोटो ऑटोट्रॉफ्स के रूप में जाना जाता है जो जीवाणु प्रकाश का उपयोग करके ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। ठीक है, देखिए ऐसे जीव जो प्रकाश का उपयोग करके ऊर्जा उत्पन्न करते हैं और इस ऊर्जा द्वारा स्वयं भोजन निर्माण करते हैं, उन्हें हम फोटो ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, बृहद अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स शब्द का प्रयोग किसने किया था? J.M. केन्स, रैगनर फ्रिश, रागनेर नरकेसे या प्रोफेसर नाइट? किसने किया था बृहद अर्थशास्त्र शब्द का प्रयोग? तो आपका जो राइट आंसर है वो है रैगनर फ्रिश। ठीक है, रैगनर फ्रिश आपका राइट आंसर होगा। देखिए नॉर्वेजियन अर्थशास्त्री रैगनर फ्रिश पहले अर्थशास्त्री थे जिन्होंने व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी समष्टि अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स शब्दों का प्रयोग किया था। वर्ष 1969 में वह जॉन टिनबर्जेन के साथ संयुक्त रूप से अर्थशास्त्र के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता बने और उन्हें अर्थमिति के अधिष्ठाता के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के तहत प्रति वरिष्ठ निवेश की अधिकतम राशि कितनी है? 15 लाख, 25 लाख, 7 लाख या फिर 10 लाख? कितना है? तो आपका जो राइट आंसर है वो है 15 लाख। ठीक है, 15 लाख आपका राइट आंसर होगा। 15 लाख प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के तहत प्रति वरिष्ठ निवेश की जो अधिकतम राशि है वो 15 लाख रुपए है। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना देश के वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रारंभ की गई एक पेंशन स्कीम योजना है। इस योजना के तहत प्रति वरिष्ठ नागरिक निवेश की अधिकतम सीमा 15 लाख रुपए कर दिया गया है, जो पहले 7.5 लाख रुपए था। ठीक है, अब उसे बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया गया है, अधिकतम सीमा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उड़ीसा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कालबेलिया, बिरहा, रंगबती या घूमर? कौन सा उड़ीसा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो आपका जो राइट आंसर है वो है रंगबती। ठीक है, रंगबती आपका राइट आंसर होगा। देखिए रंगबती दक्षिण ओडिशा क्षेत्र का अत्यधिक लोकप्रिय लोक नृत्य है। ठीक है, अगला प्रश्न है, गंगा सागर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में या फिर महाराष्ट्र में? तो गंगा सागर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है बताइए। तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है पश्चिम बंगाल में गंगा सागर मेला आयोजित किया जाता है। देखिए जो गंगा सागर मेला है उसका आयोजन मकर संक्रांति पर जनवरी के मध्य प्रत्येक वर्ष पश्चिम बंगाल में किया जाता है। हर साल जनवरी महीने में मकर संक्रांति पर पश्चिम बंगाल में किया जाता है हर साल, और यह गंगा के डेल्टा के दक्षिणी सिरे पर कोलकाता से लगभग 100 किलोमीटर दूरी पर गंगा सागर द्वीप पर आयोजित किया जाता है गंगा सागर मेला। ठीक है, अगला प्रश्न है, द थ्री मस्कीटियर्स पुस्तक किसने लिखी थी? द थ्री मस्कीटियर्स पुस्तक किसने लिखी थी? E.M. फोस्टर, गुंटर ग्रास, एडवर्ड ल्यूस, अलेक्जेंडर ड्यूमास? तो किसने लिखा था इस पुस्तक को? तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है अलेक्जेंडर ड्यूमास। ठीक है, अलेक्जेंडर ड्यूमास ने लिखा था द थ्री मस्कीटियर्स। ठीक है, द थ्री मस्कीटियर्स उपन्यास है और फ्रांसीसी लेखक अलेक्जेंडर ड्यूमास द्वारा 1844 में लिखी गई थी। तो ठीक है, इतना याद रखिएगा, 1844 में फ्रांसीसी लेखक हैं अलेक्जेंडर ड्यूमास इन्होंने। और द थ्री मस्कीटियर्स कैसा है? एक उपन्यास है। ठीक है, अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? 5 सितंबर को, 11 जुलाई को, 15 अगस्त को या फिर 2 जून को? तो कब मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस? तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। ठीक है, प्रतिवर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP
कि शासकीय परिषद द्वारा वर्ष 1989 में एक प्रस्ताव पारित कर 11 जुलाई को प्रतिवर्ष इस दिवस को मनाने का निर्णय लिया गया था। प्रथम विस्तार 11 जुलाई 1990 को मनाया गया। ठीक है, 11 जुलाई 1990 से मनाया जाने लगा विश्व जनसंख्या दिवस। ठीक है, अगला प्रश्न है, झारखंड समस्याओं के निराकरण हेतु गठित संस्था का नाम क्या था? आदिवासी महासभा, या सोनोत संथाल समाज, शिवाजी समाज, या फिर अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद। तो जो झारखंड समस्याओं के निराकरण हेतु जो संस्था गठित की गई थी उसका क्या नाम था, ये बताना है। तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है आदिवासी महासभा। ठीक है, आदिवासी महासभा। ट्रिबल जनरल असेंबली की माने यही संस्था को गठित किया गया था जिसे झारखंड में समस्याओं के निराकरण हेतु यह संस्था को गठन किया गया। ठीक है, इस संस्था का। तो झारखंड समस्याओं के निराकरण हेतु गठित संस्था का नाम आदिवासी महासभा था। अगला प्रश्न है, झारखंड का बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस वन्य प्राणी के लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए, शेर के लिए, हाथी के लिए, या फिर घोड़ा के लिए? तो झारखंड का जो बेतला राष्ट्रीय उद्यान है वो किस वन्य प्राणी के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका जो राइट आंसर है साथी वो है बाघ। ठीक है, बाघ के लिए बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, 1929 में झरिया में हुए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अधिवेशन में कौन अध्यक्ष चुने गए? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, मदन मोहन मालवीय, सुभाष चंद्र बोस। तो कौन चुने गए? तो आपका जो राइट आंसर है वो है जवाहरलाल नेहरू। 1929 में जो झरिया में हुए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अधिवेशन में जो अध्यक्ष चुने गए थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। ठीक है, 1929 में झरिया में हुए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष चुने गए। ठीक है, प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी द्वारा वनांचल राज्य की मांग किस वर्ष की गई थी? 1988, 1982, 1993 या 1997? तो किस वर्ष किया गया था वनांचल राज्य की मांग भारतीय जनता पार्टी द्वारा? तो आपका जो राइट आंसर है वो है 1988। ठीक है, 1988 आपका राइट आंसर होगा। भारतीय जनता पार्टी द्वारा वनांचल राज्य की मांग वर्ष 1988 में की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में मर्सिनरी स्पाईवेयर हमले को लेकर सुरक्षा अलर्ट किसने जारी किया है? गूगल ने, एप्पल ने, माइक्रोसॉफ्ट ने, या सैमसंग ने? किसने किया है मर्सिनरी स्पाईवेयर हमले को लेकर सुरक्षा अलर्ट? तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है एप्पल कंपनी। ठीक है, एप्पल कंपनी ने मर्सिनरी स्पाईवेयर हमले को लेकर सुरक्षा अलर्ट जारी किया है और एप्पल ने हाल ही में भारत और 91 अन्य देशों में आईफोन उपयोगकर्ताओं के लिए तत्काल सुरक्षा अलर्ट जारी किया है। ठीक है, तो एप्पल कंपनी ने। अगला प्रश्न है, FY 2023-24 में भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात राज्य कौन सा है? तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पे है निर्यात मामले में FY 2023-24 में? तो आपका जो राइट आंसर है वो है तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु आपका राइट आंसर होगा। देखिए, FY 2023-24 में भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात राज्य तमिलनाडु है। ठीक है, आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है, में किसे कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का CVO नियुक्त किया गया है? निधि एस जैन, हंसा मिश्रा, ऋतुराज अवस्थी, इनमें से कोई नहीं। तो किसे कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का CVO नियुक्त किया गया है? तो आपका जो राइट आंसर है वो है निधि एस जैन को। ठीक है, निधि एस जैन को कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का CVO नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने 22 अप्रैल 2024 को कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड CCI के मुख्य सतर्कता अधिकारी CVO के रूप में निधि एस जैन IA, ठीक है, IA and AS की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। ठीक है,
तो साथियों वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा साथियों। तो तब तक मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।